देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDLA 137 हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल। अगर मैं इस पूरी बुक की बात करूं तो इस पूरे बुक में आपको 12 चैप्टर मिलेंगे जो कि आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो खास तौर से मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा और साथ में आपको पूरी बुक भी पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये दूसरे तरीके से आज हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं, जो नया तरीका है कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर के थ्रू मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। तो जैसे सबसे पहले अगर बात करूं, पहला चैप्टर जो आपका है संप्रेषण के मूल तत्व। ठीक है, जैसे उच्चारित और लिखित भाषा क्या होती है, आंगिक संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण के विविध रूप, भाषिक कला के विभिन्न पक्ष, संवाद कला क्या होती है, इस प्रकार के 6 चैप्टर आपको मिलेंगे। अगर मैं दूसरे चैप्टर की बात करूं, जो इसमें दूसरा ब्लॉक आपको मिलेगा, दूसरे ब्लॉक में अगर आप देखें पत्र लेखन क्या होता है, औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र रहेगा, संचार के लिए लेखन, संचार यानी भाई मेरे कम्युनिकेशन, जैसे रेडियो है, अखबार है, टीवी है, ये सब क्या संचार के माध्यम है। कार्यालय, जो हमारे कार्यालय होते हैं, ऑफिस होते हैं, वहां पर लेखन कैसे होता है। सृजनात्मक लेखन क्या, सृजन जिसको जिसको कभी सृजना करता है उसको हम लोग बोलते हैं सृजनात्मक लेखन। ठीक है, अगला व्यक्तिक लेखन, यानी लेखक जिसमें लेखक अपने बारे में बताता है उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिक, यानी खुद का पर्सनली। जिसे लेखक ने भाई आत्मकथा लिख दी है, जीवनी लिख दी है, या यात्रा वृत्तांत लिख दिया है, तो लेखक अपने द्वारा की गई चीजों के बारे में जब बताए उसको बोलते हैं व्यक्तिक लेखन। और 12वां चैप्टर आपका रहेगा भाषण के लिए लेखन, यानी भाषण के लिए। ये टोटल 12 चैप्टर में आपकी पूरी बुक है। अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर की बात करें तो अगर आप देखेंगे तो एग्जाम आपका लगभग 100 नंबर का होगा। ठीक है, 100 नंबर का पेपर आपका होगा, अरे 3 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, और आपको 20 नंबर के टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 20 नंबर के। जो आपका भाग का रहेगा, हर साल लगभग सेम ही पैटर्न रहता है। ठीक है, यानी आपको 20 नंबर के 2 क्वेश्चन करने रहेंगे, इस बात को आप समझ लीजिए। टोटल पेपर में 3 क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, लेकिन आपको 2 करना है। और 20 नंबर के लिए आप सबको, जैसे मैंने पहले बताया, 4-5 पेज लिखना है। अब देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो क्या है, सफल संप्रेषण को विस्तार से बताओ। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, उच्चारित और लिखित भाषा में भेद बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग देखोगे, अगला ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है, BHD 137 का देखिएगा। यहाँ पर देखो, संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है और लिखित भाषा के प्रकार बताओ। ठीक है, आप देखिए, देखो ये सारे क्वेश्चन लगभग सिमिलर ही क्वेश्चन हर साल पूछे रहे। संप्रेषण का प्रयोजन क्या है, बोलचाल की भाषा क्या होती है, और आंगिक संप्रेषण क्या होता है। आप देख रहे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला अगर आप देखो, ये दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है। अरे पहली बार एग्जाम पेपर हुआ था तो ये आया था BHD 137 का। ठीक है, अब देखो, संप्रेषण का अर्थ स्पष्ट हुई, इसके मूल तत्वों को बताओ। संप्रेषण का प्रयोजन क्या था, इसको विस्तार से बताइए। देखो, लिखित भाषा उच्चारित भाषा पर प्रभाव बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन देखो, लिखित भाषा का महत्व बताओ, उच्चारित भाषा के प्रकार बताओ, बोलचाल की भाषा को बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में आपको मिलेंगे। देखो, श्रवण उद्देश्य माध्यम की भाषा, देख रहे हो, समाज, किस प्रकार से क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, आप देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो, संप्रेषण के विविध रूपों का परिचय दीजिए। देख रहे हो किस प्रकार से ज्यादातर क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अब हम लोग यहाँ पर अपनी बुक को रीड करेंगे। क्वेश्चन पेपर में आपको इसलिए दिखा रहा था ताकि आप समझ सकते हैं एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखिएगा, चलेगा, हम लोग अपने पहले चैप्टर में चलते हैं। देखो, पहला चैप्टर क्या, संप्रेषण के मूल तत्व। संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण का मतलब होता है कि अपनी बातों को, अपने भावों को, अपने विचारों को जब हम लोग भैया किसी दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, वही संप्रेषण है। आप समझ रहे हो? संप्रेषण का मतलब क्या होता है कि भाई मेरे, जब व्यक्ति का जन्म होता है तो बच्चा सबसे पहले रोता है, तो क्या है, पूरी दुनिया के साथ उसका पहला संप्रेषण है किसी के साथ बातचीत करना। देखो, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, और हम लोग भाई मेरे समाज में रहते हैं। क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य समाज में रहता है। और समाज में हम लोग रहेंगे भैया, हमको एक दूसरे से जरूरत पड़ती है काम को लेकर के, तो हमें संप्रेषण करना ही पड़ेगा। संप्रेषण क्या है, यानी कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, यानी बातचीत करना। यानी जब हम अपने भाव को, विचारों को किसी दूसरे के सामने बोल करके प्रकट करते हैं, वही हमारा क्या होता है, संप्रेषण होता है। अब एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, संप्रेषण के विविध रूप। यानी भाई मेरे, संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, इसका मतलब विधि, यानी अलग अलग टाइप आपको बतानी। जैसे पूछेगा, ये 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब सबसे पहले आता आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। सबसे पहले लिखो भाई मेरे भूमिका, कि संप्रेषण होता क्या है। तो संप्रेषण लिखोगे कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों में बातचीत होती है, वार्तालाप का संप्रेषण है।
जब कोई ऐसे भी कह सकते, जब कोई व्यक्ति अपने भावों को, अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को बताता है, उसे हम संप्रेषण कहते हैं। क्या है? यही तो हमारा संप्रेषण है ना, बातचीत करना, यानी अपने भाव को, विचार को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने वही बताना है, संप्रेषण है, वही तो कम्युनिकेशन है, बातचीत है। आप समझ रहे हो? क्या है? देखो, अगर जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चा सबसे पहले रोता है, तो क्या है? दुनिया के साथ उसका पहला संप्रेषण उसने किया। आप समझ रहे हैं? और देखो, संप्रेषण हर जगह पर होता है। बिना कोई भी समाज बिना बातचीत के जी ही नहीं सकता है। आप समझ रहे हो? ये बताओ, हमको तमाम तरह के काम पड़ते हैं, बिना बातचीत के तुम रह लोगे? बताओ। अरे भाई, तुमको खाने की ज़रूरत है, तुमको पीने की ज़रूरत है, तुमको किसी काम की ज़रूरत है, आप कहीं जा रहे हो, बिना बातचीत के आपका काम नहीं चल पाएगा। क्या कोई व्यक्ति बिना बोले दुनिया में उसका काम चल पाएगा? यानी संप्रेषण क्या भाई मेरे, मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मनुष्य के विकास के लिए संप्रेषण बहुत आवश्यक है। ठीक है? अरे हमारा विकास नहीं हो पाएगा, आप कैसे पढ़ोगे लिखो? अरे भाई, अगर आप संप्रेषण नहीं करोगे, बातचीत नहीं करोगे, तो आपका जीवन चल जाएगा? नहीं चल जाएगा। अब देखो, संप्रेषण कितने प्रकार का है, तो भाई मेरे संप्रेषण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है जी। संप्रेषण कितने प्रकार का है, यानी कितने रूप है? 3 प्रकार का संप्रेषण होता है। पहला होता है मौखिक संप्रेषण, जब हम लोग अपनी बात को बोल करके, शब्दों के माध्यम से, ध्वनियों के माध्यम से किसी के सामने हम प्रकट करते हैं, मौखिक संप्रेषण है। अभी जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ये मौखिक संप्रेषण है, क्योंकि अभी मैं आपको मुंह से बोला हूं। जैसे हम लोग मोबाइल पर बातचीत करते हैं, क्या है? मौखिक संप्रेषण है। और मौखिक संप्रेषण दुनिया में सबसे ज्यादा किया जाता है, और दुनिया में सबसे पहले लिखित बाद में आया, मौखिक पहले आया। और एक बात बता दूं, दुनिया में जितनी भाषाएं हैं, सबसे पहले बोली गई हैं, बाद में लिखी गई हैं। और एक बात बताओ, तुमने देखा किसी बच्चा का जन्म होता है, तो बच्चा सबसे पहले मौखिक भाषा को सीखता है, बाद में लिखना सीखता है। ऐसा कोई बच्चा तुमने देखा है कि भाई बच्चे को तो लिखना तो आता था, मैं घर जाता हूँ, मेरा नाम रमेश है, बच्चा तो लिखता है लेकिन बोलता नहीं है? ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा। अगर कोई, अब बोलोगे भाई जो गूंगा व्यक्ति है, अरे गूंगा व्यक्ति भी कुछ ना कुछ तो बोलता है, कुछ ना कुछ तो आवाज उसके मुंह से निकलती है। गूंगा मत बोलिए भाई, जो दिव्यांग है, ठीक है, इसको बोला जाता है। ठीक है, इस बात को देखेगा। अगर मेरा कहने को मौखिक संप्रेषण क्या होता है, कि जब हम अपने विचारों को, भाव को शब्दों के माध्यम से, ध्वनियों के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं, वही हमारा मौखिक संप्रेषण है। यानी मौखिक संप्रेषण में हम लोग ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, वाक्यों का प्रयोग करते हैं, वो मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण कहाँ हो रहा है? जैसे क्लास में जब टीचर सामने बैठ करके पढ़ा रहा है, तो एक मौखिक संप्रेषण है। हम लोग जो मोबाइल फोन में बातचीत करते हैं, ये हमारा मौखिक संप्रेषण है। समझ रहे हो? अगला दूसरा क्या था? दूसरा होता भाई लिखित संप्रेषण। सेकंड में लिखित लिखना, आंगिक बताऊंगा, सुना। लिखित क्या था? देखो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट संप्रेषण है। दुनिया में लिखी हुई बातों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, सबको पता ही होगा। ठीक है? लिखित संप्रेषण क्या? अरे भाई सबको पता, आज लोग, तुम सब लोग व्हाट्सएप पर बातचीत करते हो कि नहीं करते? बताओ। आज जो व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज एक दूसरे को कर रहे, चैटिंग कर रहे हो, क्या लिखित संप्रेषण है? लिखित संप्रेषण। पहले के जमाने में भाई लोग चिट्ठी उट्ठी लिखते थे, पहले टाइम में लिखता नहीं था, डाकिया आता था, चिट्ठी लाता था, तो उस समय लिखित संप्रेषण क्या? आपकी जो बुकें हैं, अरे आप सबका जो एग्जाम होगा, कैसा एग्जाम है आपका? लिखित संप्रेषण है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, आपको लिख करके बताना आंसर को, क्या है? लिखित संप्रेषण है। जब हम अपने भाव को, विचारों को लिख करके प्रकट करते हैं एक दूसरे के सामने, वो हमारा लिखित संप्रेषण होता है। जब हम अपनी बात को लिख करके, जैसे ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप पर चैटिंग करके, फेसबुक पर चैटिंग करके, चिट्ठियों के माध्यम से, हमारी जो किताबें हैं, ये मौखिक लिखित संप्रेषण है। क्या भाई? लिखित संप्रेषण है। आपका जो एग्जाम हो रहा है, लिखित संप्रेषण है। और लिखित संप्रेषण जो है, वह व्यक्ति के विकास में सबसे ज्यादा सहायक है, क्योंकि मौखिक कही गई बातों को व्यक्ति भूल जाता है। देखो, आज बताओ, इतने समय पहले हमारे देश में रामायण महाभारत लिखा गया है, आज हम लोग उसको पढ़ पा रहे हैं ना। इसलिए व्यक्ति क्या, भाई जो लिखित संप्रेषण होता है, यह हमारी मेमोरी के लिए बहुत बढ़िया होता है, जो लिखित लिखित संप्रेषण होता है। और लिखित संप्रेषण पर सभी लोग विश्वास करते हैं। अरे एक बात बताओ भाई मेरे, कि अगर कोई आदमी, जैसे तुम कोई किसी का घर खरीदोगे, भाई उसका लिखित कागज होता है, समझ रहे हो? जैसे मान लो तुमको पुलिस में एफआईआर दर्ज करवानी है, लिखित में होगी, समझ रहे हो? क्योंकि सुनी सुनाई बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। समाज मौखिक
सॉरी समाज जो है मौखिक संप्रेषण पे विश्वास नहीं बल्कि लिखित पे करता है। एक बात बताओ, किसी की शादी नॉर्मल हो गई हो, लेकिन किसी की शादी भाई मेरे कोर्ट मैरिज में लिखित में हो गई हो, कोर्ट मैरिज की जो शादी है उसको कोई काट नहीं सकता है, समझ रहे हो? उसको तो पुलिस का भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा, पुलिस की सुरक्षा मिल जाती है। यानी क्या है, लिखी गई बातों पर कोई मुकर नहीं सकता है। जैसे कोई बोलता भैया, अगर मुंह से बोलना, कोई आदमी बोलेगा क्या तुम लिख करके दे सकते हो? कोई लिख करके नहीं दे सकता है। जैसे मान लीजिए आप नौकरी के लिए गए, आप इग्नू की डिग्री लेकर के गए और मैं प्राइवेट कंपनी हूँ, मैंने बोला भाई ये इग्नू इग्नू की डिग्री आपकी नहीं चलेगी, रेगुलर वालों को हम लोग लेते हैं। लेकिन मैं बोलने में तो जरूर कह सकता हूँ। कोई व्यक्ति इसको क्यों बोलता है? ताकि आप भैया आप सैलरी कम कर लो, पैसा कम ले लो, इसलिए बोलता है। लेकिन लेकिन कोई व्यक्ति लिखित में नहीं दे सकता है कि मैं ओपन यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को नौकरी नहीं दूंगा। लिखित में कोई नहीं बोल सकता, लिख करके कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई लिख करके देगा तो उसके ऊपर केस हो जाएगा। आप समझ रहे हो? इसलिए लिखित संप्रेषण क्या होता है, जिस पर समाज ज्यादा विश्वास करता है। आप लोग भी लिखी हुई बातों पर विश्वास करोगे? अब एक बात बताओ, तुम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, ठीक है? तुम लोगों का जब पास हो जाओगे तब तुमको यूनिवर्सिटी एक सर्टिफिकेट देगी ना। ऐसा थोड़ी है कि तुमको बोल दी जाओ तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया, तुम बीए पास हो, बस हो गया। ऐसा बोलने से नहीं चलता ना। जब तक आपके पास लिखित में डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी आपके पास भैया मार्कशीट नहीं है, तब तक आपको कोई मानेगा नहीं आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। क्या है, लिखी हुई बातों पर आप विश्वास किया जा रहा है ना, समझ रहे हो ना? वही है कि लिखी हुई बातों पर समाज में लिखित संप्रेषण क्या है, जब हम अपनी बातों को लिख करके किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, वही हमारा क्या होता है, लिखित संप्रेषण होता है। तीसरा क्या है, आंगिक संप्रेषण। जब हम अपनी बात को ना तो लिख करके ना तो बोल करके, बल्कि हम अपने अंगों के जरिए, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है उसके जरिए जब हम प्रकट करते हैं, वो हमारा आंगिक संप्रेषण है। यानी हम लोग अपने हाव भाव के जरिए जब अपनी किसी बात को कहते हैं, वो हमारा आंगिक संप्रेषण है। जैसे मान लो भाई किसी ने तुमसे कहा तुमने खाना खा लिया, तुमने हाँ में सिर हिला दिया, इसका मतलब क्या है कि तुमने खाना खा लिया है। कई बार जैसे हम लोग हाथ जोड़ लेते हैं, ये क्या है, एक प्रकार का आंगिक संप्रेषण है। जैसे मान लो तुम, कोई आदमी बहुत दूर खड़ा है, तुम दूर से उसको हाथ जोड़ करके नमस्ते कर दो, समझ जाएगा कि भाई ये आदमी नमस्ते कर रहा है, वहां बोलने की जरूरत नहीं है। कई बार जैसे तुम जा रहे हो तो तुमने इशारे, हम लोग बात नहीं करते हैं, ऊपर देख लो, इधर देख लो, उधर देख लो ना, क्या है, इशारों में बातचीत करना, हाव भाव। जैसे मान लीजिए, ठीक है भाई, तुम्हारे घर मेहमान आए और तुम्हारा बच्चा जो है शरारत कर रहा है, मेहमान के सामने इधर उधर कर रहा है, मेहमान आए हैं उनका बिस्कुट ही लेकर के भाग जा रहा है, तो माँ बाप क्या करेंगे, बच्चे को अगर आंख दिखा देंगे तो बच्चा चुपचाप बैठ जाएगा। ये क्या है, माँ बाप ने बच्चे को आंख दिखा दी, बच्चा डर गया, जाके बैठ गया। ये क्या है, आंगिक संप्रेषण है। आंगिक संप्रेषण ट्रैफिक हवलदार जो होता है, देखता नहीं, ट्रैफिक हवलदार ऐसे हाथ करके रोक देता है, भैया पूरा ट्रैफिक रुक जाता है, गाड़ी मोटर सब रुक जाते हैं, और ऐसे एक बार हाथ करके फेर देता, सारे जाने लग जाते हैं। क्या है, ये हमारा आंगिक संप्रेषण है। समझ रहे हो क्या होता है? यानी जब हम लोग बिना बोले और बिना लिखे अपनी बात को कहते हैं, प्रकट करते हैं, वही हमारा आंगिक संप्रेषण है। अब एक आता संचार माध्यम। संचार माध्यम भी क्या है, हमारे संप्रेषण का माध्यम बन गए। संचार माध्यम क्या है, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, आज जो सोशल मीडिया है, भाई संचार का सबसे बड़ा माध्यम आज सोशल मीडिया। कोई व्यक्ति भी जाकर के सोशल मीडिया पर अपनी बात को कह सकता है, भाई कोई यूट्यूब पर कह सकता है, कोई फेसबुक पर कह सकता है, कोई इंस्टाग्राम पर बना रहा है, अपनी बात को समाज के सामने रख रहा। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर, आज संचार का सबसे बड़ा माध्यम सोशल मीडिया बना, बना कि नहीं बना? देखो उसमें अगर किसी को समस्या हो, अगर कोई उसका वायरल हो जाता है, देखो लोग उसकी कितनी मदद करते हैं कि नहीं करते हैं? व्यक्ति रातों रात स्टार बन जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। क्या है, ये संचार का सबसे बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया आज के जमाने में। अगर हम लोग बात करें तो संप्रेषण लगभग 3 प्रकार का होता है भाई मेरे। लिखित संप्रेषण होता है, मौखिक संप्रेषण होता है और आंगिक होता है, ये 3 प्रकार का। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें, संप्रेषण का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। हम लोग जो संप्रेषण करते हैं, हम लोग जो बातचीत करते हैं, उसका हमारा उद्देश्य क्या है, हम किसी से बातचीत क्यों कर रहे हैं? तो भाई हमारा जो उद्देश्य होता है, कई सारा उद्देश्य होता है। पहला, व्यक्तिगत जरूरत। हम किसी से संप्रेषण क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हमें किसी चीज की जरूरत है, नीड, आवश्यकता है, तो यह संप्रेषण करेंगे। अब मुझे खाना चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मैं संप्रेषण करूंगा ही करूँ। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य।
लिख लेना। संप्रेषण तो पता है तुम सबको ना, बातचीत करना, अपनी बात को दूसरे के सामने प्रकट करना, वही संप्रेषण है। ठीक है। अब प्रयोजन का मतलब भाई मेरे होता है उद्देश्य। तो संप्रेषण का उद्देश्य हम लोग बातचीत क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या, कारण क्या है। भैया पहला कारण है व्यक्तिगत जरूरत। नहीं, हम लोगों को पर्सनली किसी चीज की जरूरत है, व्यक्तिगत जरूरत है। अरे भाई मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे खाने की जरूरत है, तो मैं दूसरे व्यक्ति से बात करूंगा ना, कहूंगा ना। दूसरा व्यक्तिगत संबंध, यानी हम लोग संबंध बनाने के लिए, रिश्ते बनाने के लिए, ठीक है, यानी दूसरे से, जैसे हम किसी से, मेरे को दोस्ती करनी है, ठीक है, तो क्या भाई मैं उससे बातचीत करूंगा, संप्रेषण करूंगा, तभी तो मेरे किसी दोस्ती। सूचना पाने के लिए, कई बार हमको इंफॉर्मेशन के लिए भी संप्रेषण करता है। जैसे आप लोग मेरे पास फोन करके कोई भी चीज पूछते हैं, क्या है, क्या है भाई, सूचना लेनी, तभी तो संप्रेषण कर रहे हो। अरे मेरे पास फोन करना या मेरे से कोई चीज पूछना, संप्रेषण जब बातचीत करो, क्या है, ये सूचना लेने के लिए भाई, असाइनमेंट जमा हो रहा है या क्लास कब होगी कब नहीं होगी, क्या है, ये सारा क्या, यानी आप संप्रेषण क्यों करें, सूचना का उद्देश्य है, यानी आपको जानकारी के लिए हम लोग संप्रेषण करते हैं। तीसरा क्या, आपस में बातचीत करने के लिए। ज्यादातर जो संप्रेषण होता है बातचीत करने के लिए हम लोग संप्रेषण करते हैं। जैसे हमारा जो घर है, परिवार है, वहां पर भी तो हम लोग संप्रेषण करते हैं, किसके लिए करते हैं, बातचीत करने के लिए हम लोग संप्रेषण करते हैं। आग्रह के लिए, जैसे किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है, भाई मुझे पानी दे दो, मुझे खाना दे दो, तो कई बार हम आग्रह यानी रिक्वेस्ट करने के आग्रह करते हैं, भाई किसी से मांगते हैं, इसके लिए भी संप्रेषण। मनोरंजन के लिए भाई संप्रेषण बहुत होता है, जैसे टीवी में नाटक आता है, क्या है, मनोरंजन के लिए संप्रेषण हो रहा है। ठीक है, जब हम लोग कवि सम्मेलन सुनने जाते हैं, तो मनोरंजन के उद्देश्य से भी संप्रेषण होता है, जैसे फिल्में होती हैं, आज तो वेब सीरीज आ गई, पता नहीं क्या क्या कहा गया है, इससे ये भी क्या है, संप्रेषण का ही प्रयोजन है। संप्रेषण का बहुत सारा प्रयोजन है भाई मेरे, इसको आप डिटेल में लिख सकते हो, और इसको लिख करके आपको अच्छे से आएंगे तो आपको नंबर भी एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए यही बात को आप लोग याद जरूर रखिएगा। और एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आता है, और इस बार भी आपको आएगा ही आएगा, इस मेरी बात को याद रखिएगा। और जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इसको आपको ध्यान से जरूर पढ़ करके जाना ही जाना। संप्रेषण का विविध रूप क्या है, संप्रेषण का प्रयोजन क्या, संप्रेषण की प्रक्रिया क्या, प्रक्रिया आगे भी आपको मिलेगी, तो हम डिटेल में आपको समझा दूंगा संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस कैसे चलता है, ठीक है, प्रक्रिया। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरा पहला चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं, बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं उसको आपको ध्यान से सुनना है। चलिए हम अगला चैप्टर देख लेते हैं, जो हमारा दूसरा चैप्टर रहने वाला है, ठीक है, ओके। देखिएगा, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर दूसरा क्या है, उच्चारित और लिखित भाषा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें खास तौर से जो क्वेश्चन, जैसे उच्चारित और लिखित भाषा में अंतर क्या है, दूसरा उच्चारित और लिखित भाषा की विशेषता क्या है, उच्चारित भाषा के प्रकार और लिखित भाषा के प्रचार, बोलचाल की भाषा में लिप्यांकन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, इस बात को मेरी याद रखिएगा। देखो, अगर आप बात देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक बनने के लिए उसका माध्यम भाषा। देखो, हम लोग क्या भैया मेरे समाज में रहते हैं, और जो व्यक्ति समाज में रहता है उसके पास एक माध्यम है भाषा, जिसके जरिए वो क्या करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। देखो, मनुष्य बिना भाषा के नहीं रह सकता है, और समाज में बिना भाषा के विकास नहीं हो सकता है। समाज में जो लोग हैं उनके लिए भाषा बहुत जरूरी है, और बिना भाषा के विचारों का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। और विचारों का आदान प्रदान, यानी मनुष्य भाषा के लिए जो विचारों का आदान प्रदान करता है, इसी को हम लोग कहते हैं भाई मेरे संप्रेषण कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, और दूसरे के विचारों को खुद को जानना, यही का एक प्रकार से संप्रेषण है। भाषा लोगों को एक दूसरे के नजदीक लाती, क्या करती है, हमारी जो भाषा होती है वह उससे कहता एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नजदीक आता है। हम अपनी सहमति, असहमति, विरोध, प्रेम, घृणा आदि को भाषा के जरिए संप्रेषित कर सकते। भाई मैं किसी से प्रेम करता हूँ, मैं किसी पर गुस्सा हूँ, मैं किसी से नाराज हूँ, मेरा किसी के प्रति घृणा है, मेरा किसी के प्रति विरोध है, इन सबको व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, भाषा का। मनुष्य के पास संप्रेषण के लिए भाषा के दो रूप हैं। भैया मनुष्य के पास जो संप्रेषण करता है भाषा में, वो दो प्रकार के है, एक है उच्चारित भाषा, दूसरी है लिखित भाषा। यानी हम लोग जो अपनी बातचीत कहते हैं उसको दो रूप आते हैं, पहला उच्चारित, इस उच्चारित भाषा को मौखिक भाषा भी कहा जाता है। यानी जब कोई व्यक्ति अपनी बात को ध्वनियों के माध्यम से
शब्दों के माध्यम से मुख्य विकास यानी मुंह से बोल करके कहता है, वो हमारी क्या होती भाई मेरे, उच्चारित भाषा होती है या मौखिक भाषा होती है। दूसरी भाषा होती है लिखित भाषा। जब हम लोग लिख करके पेन और पेज पर, ठीक है, अक्षर के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से लिख करके अपनी बात को कहते हैं या प्रकट करते हैं, यही हमारी क्या होती है, लिखित भाषा होती है। यानी भाषा में अगर आप लोग देखेंगे तो दो रूप हम लोगों को देखने को मिलते हैं, एक है लिखित भाषा और दूसरी भाई मेरी उच्चारित भाषा। अब देखिएगा उच्चारित भाषा की प्रकृति क्या है। अब देखो, जब हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस भाषा का प्रयोग करते हैं, यह काम दो तरीकों से होता है, एक तो बोल करके, दूसरा लिख करके। देखो हम अपनी बात को किसी व्यक्ति, देखो जैसे मान लीजिए कि मुझे अपनी बात को किसी व्यक्ति से कहना है, तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो भाई मैं बोल करके कोई बात बोलूं या लिख करके कोई बात करूं। तो हम उच्चारित भाषा के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। देखो उच्चारित भाषा में संप्रेषण के लिए जरूरी है कि सुनने वाला हमारे सामने बैठा हो। भाई मेरे जो उच्चारित भाषा होती है या जो मौखिक भाषा होती है, जो सुनने वाला आदमी है, जो मेरी बात को सुनेगा, वह सामने, उसका सामने बैठा होना जरूरी है। जैसे मान ली तुम्हारी मम्मी तुमसे कोई बात कर रही है, तो तुम सामने बैठे रहोगे तभी तो सुनोगे, नहीं तो कैसे सुनोगे। जैसे नेताजी की रैली है, तो नेता रैली में जब भाषण देता है तो जनता सामने बैठी रहती है ना, नहीं तो कैसे। यानी अगर उच्चारित भाषा की बात करूं तो उच्चारित भाषा का जो संप्रेषण है उसमें श्रोता यानी सुनने वाले का सामने बैठा होना जरूरी है। बल्कि लिखित भाषा में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अरे भैया एक बताओ, लिखित भाषा में व्यक्ति का सामने बैठा होना जरूरी नहीं है, व्यक्ति बाद में भी उन चीजों को सुन लेगा। लेकिन मौखिक भाषा एक बार बोल दी गई, लोगों ने सुना नहीं सुना, वो खत्म हो जाती है। उच्चारित भाषा का सबसे बड़ी भूमिका यही है कि इसमें सुनने वाला व्यक्ति सामने बैठा हो। समाज की सच्चाई को उच्चारित भाषा का अस्तित्व समाज के लिए, भाई उच्चारित भाषा में ही ज्यादातर समाज के लोग बातचीत करते हैं, ठीक है। या तो आप जानते हैं कि मनुष्य, मानव शिशु जन्म से कुछ ही वर्षों के बाद अपनी मातृभाषा में बोलना शुरू कर देता है। देखो कोई भी बच्चा हो, जब उसका भाई मेरे जन्म होता है तो सबसे पहले वो अपनी मातृभाषा में बोलना शुरू करता है। उच्चारित भाषा को अपने परिवार समझ, देखो उच्चारित एक ऐसी भाषा है जिसको सीखने के लिए हमको स्कूल कॉलेज जाना नहीं पड़ता है। हम लोग अपने घरों में मम्मी से, पापा से, बुआ से, दीदी से, भाई से, यानी जो उच्चारित भाषा होती है, उच्चारित भाषा को बच्चा अपने घर परिवार में ही सीख लेता है। बल्कि जो हमारी लिखित भाषा होती, क्या बोला, इसके दूसरा भी मैं बता रहा हूँ, बल्कि जो लिखित भाषा होती है उसको सीखने के लिए हमें स्कूल और विद्यालय कॉलेज जाना पड़ेगा। भाई उच्चारित भाषा यानी मौखिक भाषा को सीखने के लिए हमें किसी स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि लिखित भाषा को सीखने के लिए जाना पड़ेगा। और उच्चारित भाषा या जो हमारी मौखिक भाषा होती है उसको हम अपने घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, समाज में सीख लेते हैं, ठीक है। लेकिन लिखित भाषा को सीखने के लिए आपको एडमिशन करवाना पड़ेगा, आपको स्कूल जाना पड़ेगा, आपको वहां पर लिखना सिखाया जाएगा। लेकिन परिवार में हम लोग मौखिक भाषा को सीख लेते हैं। उच्चारित भाषा में मानव शिशु अनुसरण के द्वारा, देखो उच्चारित भाषा जो होती है वो हम घर परिवार में सीख लेते हैं अनुसरण करके। जैसे मम्मी बोल रही हैं, पापा बोल रहे हैं, तो बच्चा उच्चारित भाषा को आसानी से सीख लेता है। लेकिन लिखित भाषा के लिए उसको प्रयास करना पड़ेगा सीखने के लिए। भाई लिखित भाषा को अगर आपको सीखना है तो आपको स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा, ज्यादा आपको एक प्रकार से संघर्ष करना पड़ेगा। देखो बोलचाल की भाषा हम लोग आसानी से सीख लेते हैं। बोलचाल की भाषा यानी मौखिक भाषा या उच्चारित भाषा के लिए, उच्चारित भाषा को सीखने में आसानी है, हम घर परिवार में सीख लेते हैं। मम्मी बोल रही है, पापा बोल रहे हैं, दीदी बोल रही हैं, उसका हम अनुसरण करके, जैसे घर में भी लोग बुलाते हैं, बेटा मम्मी बोलो, पापा बोलो, बुआ बोलो, तो बच्चा आसानी से सीख लेता है। लेकिन जो लिखित भाषा होती है उसको सीखने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ता है, स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा, वहां पर टीचर हमको लिखित भाषा सिखाता है। यानी लिखित भाषा को सीखने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन जो मौखिक भाषा, उच्चारित भाषा है उसको हम समाज में आसानी से सीख लेते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि मानव उच्चारित भाषा अपने परिवेश में स्वतः सीख लेता है। भैया उच्चारित भाषा हम लोग ऑटोमेटिक सीख लेते हैं। अब देखो कोई जापानी आदमी है, जापानी सीख लेगा, कोई चीन का आदमी है, चीनी सीख लेगा। अब देखो इंग्लैंड में हर व्यक्ति को अंग्रेजी आती है, लेकिन भारत में हर व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती है। भैया अंग्रेजी हमको सीखना पड़ता है, क्यों, क्योंकि हमारी भाषा नहीं है।
यानी हमारे आसपास की जो भाषा है हम लोग उसको आसानी से सीख लेते हैं, लेकिन दूसरी भाषा को भाई मेरे सीखने के लिए हमको मशक्कत करनी पड़ती है। यानी उच्चारित भाषा को मनुष्य स्वतः सीख लेता है, ऑटोमेटिक ही सीख लेता है, क्योंकि आसपास के लोग उसका बोल रहे हैं। लेकिन लिखित भाषा को भैया सीखने के लिए स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा, वहां पर टीचर पढ़ाए लिखाएगा, तब सीख पाते हैं। ठीक है, उच्चारित भाषा को सीखने के लिए प्रक्रिया होती है भाई। उच्चारित भाषा को सीखने के लिए अनायास में हम लोग ऑटोमेटिक सीख लेंगे। इसलिए कहा जाता है कि मानव शिशु को प्रारंभिक वर्षों में किसी भाषा परिवेश में रख दिया जाए तो बोलचाल सीख। देखो, जैसे मान लो किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ है, भैया वो हिंदी आराम से सीख लेगा, भोजपुरी में बिहार में तो भोजपुरी बोल लेगा, ठीक है, बंगाल में तो बंगाली बोलेगा। अगर कोई किसी व्यक्ति का जन्म अमेरिका में हुआ है तो इंग्लिश बोल सकता है, इंग्लैंड में तो अंग्रेजी बोलेगा। यानी हम लोग, हमारा जो आस पड़ोस होता है, वहां की जो मौखिक भाषा होती है हम लोग उसको आसानी से सीख लेते हैं। लेकिन जो दूसरी भाषाएं हैं उनको सीखने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ता है, मशक्कत करनी पड़ती है, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है सीखने के लिए। भाई लिखित भाषा के लिए स्कूल कॉलेज जाए बिना बच्चा सीख नहीं पाता है। लिखित भाषा को उसको सिखाना पड़ता है, बैठ करके लिखाना लिखवाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा, उसमें समय लगेगा। लेकिन मौखिक भाषा आसान से सीख लेगा। उच्चारित भाषा एक की एक प्रकृति है कि इसके विविध समाज में प्रचलित है। देखो, जो उच्चारित भाषा होती है उसका क्षेत्र बहुत बड़ा भैया। सबसे ज्यादा उच्चारित भाषा में अलग अलग, जैसे एक बताऊं, जैसे तुम सबने देखा भाई हिंदी हमारे देश में बोली जाती है, लेकिन हिंदी अलग अलग प्रकार से बोली जाती है। जैसे एक भोजपुरी हिंदी है, वो भी हिंदी ही है, भोजपुरी में बोलते हैं। जैसे ब्रज है, मैथिली है, मगही है। यानी जो उच्चारित भाषा होती है इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी होती है। अब जैसे हरियाणवी है, हरियाणवी एक भाषा है, लेकिन जब उसको लिखना होगा तो हिंदी में लिखी जाएगी। भोजपुरी एक भाषा, भोजपुरी जो है वह हिंदी में लिखी जाती है, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। यानी बोलने में, यानी भाषाओं को बोलने में क्या रहता है, हर समाज में जो बोलचाल की भाषा है वह अलग होती है। तुम सबने सुना भी होगा, कोस कोस पे पानी बदले चार कोस पे बानी। इसका मतलब क्या है कि एक एक कोस पर पानी का स्वाद बदल जाता है, पानी बदल जाता है, और चार कोस यानी चार कोस पर हमारी भाषा बदल जाती है। यानी जो मौखिक भाषा होती है उसमें बहुत वैरायटी होती है, लेकिन लिखित भाषा में कोई वैरायटी नहीं होती है। देखो हिंदी, देखो हरियाणवी भी हिंदी में लिखी जाती है, भोजपुरी भी हिंदी में लिखी जाती है, राजस्थानी भी हिंदी में लिखी जाती है, ठीक है, लेकिन बोलचाल में फर्क है ना। यानी हिंदी अलग अलग प्रकार से आप लोग देखते हो ना। देखो, जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति आकर के हिंदी बोल रहा होगा, तुम बता दो ये बिहार का है, ये बंगाल का है, तुम बता देते हो ना, क्योंकि उसका जो टोन है क्या है, वो टोन है बता देता है। जैसे कलकतिया हिंदी, हैदराबादी हिंदी, मुंबईया हिंदी। देखो फिल्मों में जो हिंदी फिल्में नहीं आती है उसमें देखो कैसी हिंदी बोली जाती है। यानी मौखिक भाषा में एक प्रकार से बहुत ज्यादा हमको वैरायटी देखने मिलती है, यानी बहुत ज्यादा अलग अलग मौखिक भाषा में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट है, बहुत ज्यादा अलग अलग बोली जाए। लेकिन जब भाषा को लिखा जाएगा तो एक जैसा ही लिखा जाता है। लिखने में यानी लेखन में भाषा एक जैसी होती है, लेकिन जो बोलचाल की भाषा होगी उसमें क्या होती है, हल्की सी हम लोगों को वैरायटी या थोड़ा सा कह सकते हैं अंतर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यानी बोलचाल में तो अंतर रहेगा, लेकिन लिखने में दिखेगा। जैसे मैंने आप सबको बताया कि भाई हिंदी जो रहेगी लिखने में सेम रहती है, लेकिन बोलने में क्या होता है उसमें अंतर हमको दिखाई देता है। ठीक है, अपनी बात को कहने के लिए मनुष्य के पास उच्चारित भाषा होती है। इसलिए अनेक विद्वान यह मानते हैं कि मनुष्य जन्म से ही बोलने के लिए हुआ है। देखो, उच्चारित भाषा को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति उच्चारित भाषा को पहले सीखता है, मौखिक भाषा को पहले सीखता है, जबकि मनुष्य लिखित भाषा को बाद में सीखता है। और एक बता दूं, कोई भी भाषा हो दुनिया में, सबसे पहले भाषा बोली गई है, उसके बाद भाषा लिखी गई है। ऐसी कोई भाषा नहीं थी कि लोग लिखते थे बोलते नहीं थे, ऐसी कोई भाषा दुनिया में नहीं रही। हर भाषा जो होती है समाज में पहले बोली गई है, बाद में उसका लिखित रूप आया है। और किसी व्यक्ति की अगर हम लोग बात करें, हर कोई व्यक्ति सबसे पहले भाषा को बोलना सीखता है, बाद में लिखना सीखता है। ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, जहां कहीं भी मानव समाज में परस्पर समूह से जुड़े होते हैं, वहां जुड़ना चाहते हैं संप्रेषण के उच्चारण, तो जो उच्चारित भाषा होती है वो समाज को आसानी से जोड़ती है। क्या
जोड़ने का काम कर। शायद यही का उच्चारित भाषा की प्रकृति में महत्वपूर्ण बात है कि उच्चारित भाषा का प्रयोग कोई मनुष्य समुदाय का सदस्य नहीं, उच्चारित भाषा का मनुष्य किसी भी भाषा का भाई समुदाय का सदस्य बन जाता है। नहीं, उच्चारित भाषा जो मौखिक भाषा है वो सबसे ज्यादा बोली जाती है। देखो कोई व्यक्ति, देखो समाज में कई सारे ऐसे लोग होंगे कि हिंदी तो बोल लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं। तो समाज में उच्चारित भाषा या मौखिक भाषा बोलने वालों की संख्या लिखित भाषा जानने वालों या बोलने वाले से लिखने वालों से ज्यादा होगी। देखो भाषा को लिखना सबके लिए मुश्किल हो सकता है लेकिन भाषा का बोलना सबके लिए आसान है। देखो हमारे देश में हिंदी बोलने वाले लगभग 80 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। कितने? 80 करोड़ लोग बोला जाता है। ये यानी एक बड़ी आबादी हमारे देश में हिंदी बोलती है। लेकिन जब हिंदी लिखने की बात आएगी उसमें बहुत कम लोग आपको मिलेगा, शायद आधी या कुछ परसेंट लोग घट जाएंगे जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हिंदी को बोल सकते हैं। यानी मौखिक भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है, लिखित भाषा में उसको लोग जानते हैं उनकी संख्या भाई मेरे कम होती है। अब देखो लिखित भाषा की प्रकृति क्या है। देखो अगर मैं लिखित भाषा की बात करूं, समाज में यानी लिखित भाषा का सबसे ज्यादा महत्व होता है। अब कैसे वो महत्व होता है हमने पिछले क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। देखो समाज जो है लिखी हुई बातों पर ज्यादा विश्वास करता है। अब जैसे भाई किसी की शादी होगी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लिखा हुआ विश्वास करते हैं। किसी का घर खरीदा जाता है तो भाई रजिस्ट्री होती है, लिखा है, लिखित पर आदमी विश्वास करता है। तुम कोई सामान खरीदने जाओ, अगर वो बिल देता है, पक्का बिल देता है, तो लिखित पर लोग विश्वास करते हैं। तुम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो ना, और जब तुम पास कर लो तो यूनिवर्सिटी तुमको लिखित में डिग्री देगी, मार्कशीट देगी, नहीं लिखित है ना, तब उस पर समाज विश्वास करता है। यानी जो हमारा समाज है वह लिखित भाषा पर ज्यादा विश्वास करता है, और लिखित भाषा से ही किसी भाषा का विकास होता है। जब तक भाषा लिखी नहीं जाएगी तब तक भाषा बढ़ेगी नहीं, क्योंकि बोलने वाले जिस दिन मर जाएंगे तो भाई लोग कैसे जानेंगे। और लिखित भाषा से ही समाज जो होता है उसके जो सभ्यता होती है, संस्कृति जो परंपरा होती है वो चलती है। अगर लिखित भाषा नहीं रहेगी तो कोई भी समाज विकास नहीं कर सकता है। आप समझ रहे हो। उच्चारित भाषा की प्रकृति पर विचार करते हुए हमने देखा कि लिखित भाषा की तुलना में उच्चारित भाषा का अधिक महत्व है भाई। उच्चारित भाषा की तुलना में, मौखिक भाषा की तुलना में लिखित भाषा का भाई समाज में ज्यादा महत्व है, क्योंकि भाषा का प्रयोग करने के लिए परिवेश स्वतः ही सीख लेता है। उच्चारित भाषा ही मनुष्य के सामाजिकरण का आधार है, लेकिन लिखित भाषा का महत्व देखो, कह रहे हैं भाई समाज का जो आधार है वो मौखिक भाषा, उच्चारित भाषा है, लेकिन लिखित भाषा का महत्व कम नहीं है। लिखित भाषा का महत्व बहुत महत्व है। लिखित भाषा में ही कविता कहानी लिखी जाती है। कोई भी कहीं किसी भी समाज में कोई कविता है, कोई कहानी है, वो लिखित में लिखी जाती है। और लिखित भाषा ही भाई क्या होती है, साहित्य की भाषा होती है। कभी मौखिक में देखा किसी ने कहानी लिखी हो, कहानी कही हो, मौखिक में कुछ नहीं होता, मौखिक नहीं होता। प्रत्येक भाषा का समाज का स्थायी या कह सकते हैं कि मानव के जीवन में भाषा लेखन का आविष्कार अधिक महत्व है। यानी मानव ने जब भाषा को लिखना सीखा वहीं से कह सकते हैं भाषा का विकास ज्यादा हुआ है। मानव का समाज लिखित रूप को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है, यानी हम लोग लिखित भाषा को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अब देखो भाई तुम कोई सामान खरीदो, उसका आप लोग बिल मांगते हो ना, क्योंकि लिखित में है, उसको लोग ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, तुम कोई जमीन वमीन खरीदो या कोई चीज खरीदो, उसका बिल नहीं मांगते। क्या है, यानी लिखी हुई चीजों पर हमारा समाज जो है ज्यादा विश्वास करता है, बोली गई चीजों पर नहीं। लिखित देखो किसी भी समाज में जब भाषा आती सबसे पहले भाषा बोली जाती है फिर लिखी जाती है। अगर कोई भाषा लिखी नहीं जा रही है तो लंबे समय तक वो भाषा चल नहीं पाएगी, कुछ दिन बाद वो भाषा मर जाएगी। एक कंफर्म है। देखो तुम लोग ऐसे किसी समाज की कल्पना नहीं कर सकते जहां पर चिट्ठी ना हो, जहां पर अखबार ना हो, जहां पर पत्र ना हो, जहां पर नोट्स ना हो, क्या ना, जहां पर विज्ञापन ना हो। लिखित भाषा के जरिए ही क्या होता है, अखबार होती है, किताबें होती हैं, चिट्ठियां होती हैं, ये सब लिखित में होता ना। और तुम किसी ऐसे समाज के बारे में कल्पना कर सकते हो जहां पर भाषा लिखी नहीं जाती हो, क्योंकि अगर जहां पर भाषा नहीं लिखी जाएगी ना तो वहां पर किताब होगी, ना तो वहां पर नोटबुक होगा, ना तो वहां पर पुस्तिका होगी। एक बात बताओ, आज हम लोग जो रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में जो जानते हैं, राम की कहानी जो जानते हैं, वो लिखा गया ना तभी हम लोग जान पाए ना, नहीं तो दादी नानी की कहानियां बन के रह जाता हो और कोई जान नहीं पाता। आज हम लोग अपने देश के इतिहास के बारे में, हमारे देश में भाई मुगल आए थे, अंग्रेज आए थे,
1857 में क्रांति हुई थी, यानी 1947 में देश आजाद हुआ था। ये सब आप लोगों को कैसे पता चला? भाई लिखा है ना, किताब में पढ़े हो ना। क्या है, लिखित भाषा का जो है वह ज्यादा महत्व है। देखिए लिखित भाषा के एक प्रकार से स्मृति में सहायक होती है। देखो लिखित जब हम देखो जब हम किसी चीज को लिख लेते हैं ना, तो हमारे स्मृति में आधार है, यानी रिकॉल कर सकते हैं, उसको याद करें। जब मान लो अगर तुमको कोई बहुत सारा सामान लाना है, तो हम लोग लिस्ट नहीं बना लेते, लिख नहीं लेते, ताकि हमें वो चीजें क्या रहे, याद रहें। लिखित भाषा के जरिए हम किसी चीज को भूलते नहीं है। और देखो जैसे अगर आप देखोगे लिखित भाषा का जो विस्तार ज्यादा होता है, मौखिक भाषा में है कि व्यक्ति हमारे सामने बैठा हो, लेकिन लिखित भाषा का सबसे ज्यादा विस्तार है। देखो एक बताओ, दिल्ली से अखबार चलते, बहुत सारे न्यूज़पेपर चलते हैं, लेकिन दूर दराज के इलाकों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या दिल्ली में कोई आदमी बैठ करके बोलेगा तो पूरा देश सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा ना। तो लिखित भाषा का जो महत्व है बहुत ज्यादा है भाई मेरे। ठीक है, अगर हम बात करें लिखित भाषा और उच्चारित भाषा में अंतर क्या है, अंतर तो आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल है ना, कि भाई जो हमारी उच्चारित भाषा होती है उसमें हम लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं, ध्वनियों का प्रयोग करके, मुख से बोल करके अपनी बात को कहते हैं। लिखित भाषा में हम लोग लिख करके पेन पेपर पर अपनी बात को कहते हैं, लिख करके कहते हैं। उच्चारित भाषा जो होती व्यक्ति अपने समाज में स्वतः सीख लेता है। लिखित भाषा को सीखने के लिए हमको स्कूल कॉलेज जाना पड़ता है। उच्चारित भाषा क्या होती है? उच्चारित भाषा में अगर आप देखोगे, उच्चारित भाषा सबसे पहले किसी भाषा का जब शुरुआत होती है उच्चारित होती है, उसके बाद भाषा लिखित रूप में आती है। ठीक है, उच्चारित भाषा का सब यानी उच्चारित भाषा जो सबसे ज्यादा बोलने वाला समाज है, लेकिन हमारा जो समाज है सबसे ज्यादा किस पे विश्वास करता है? लिखित भाषा पर विश्वास करता है। तो उच्चारित भाषा और लिखित भाषा में अंतर क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके आने की संभावना ज्यादा रहती है। और उच्चारित भाषा क्या, लिखित भाषा जो मैंने आपको बताया है, इसी को आप आराम से करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हो ना पेपर में। ये तो बहुत इजी हो जाएगा ना, कि भाई उच्चारित भाषा क्या, लिखित भाषा क्या, दोनों में क्या करना, अंतर बताना, डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब जो उच्चारित भाषा है उसको हम लोग घर में ऑटोमेटिक सीख लेते हैं, स्वतः सीख लेता व्यक्ति। लेकिन लिखित भाषा को सीखने के लिए हमको स्कूल कॉलेज जाना पड़ता है, विद्यालय जाना पड़ता है ना। लेकिन लिखित भाषा के लिए, उच्चारित भाषा के लिए कोई गया है? नहीं गया, घर में ही सीख लेते लोग। ठीक है, उच्चारित भाषा में आप लोग ध्वनियों के माध्यम से, अपने मुख के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते हैं। लेकिन लिखित भाषा में शब्दों के जरिए, लिख करके, शब्द और चिन्हों के जरिए अपनी बात को लिख करके प्रकट करते हैं ना। ये अंतर होता है बोलचाल की सॉरी, जो लिखित उच्चारित भाषा और लिखित भाषा में अंतर बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है भाई मेरे 20 नंबर में, अरे 10 नंबर में भी आता है कई बार, समझ रहे हो? तो इसको आपको करके जाना है। उच्चारित भाषा और लिखित भाषा की विशेषता क्या है? अरे विशेषता वही है ना जो मैंने आपको बताया है, कि भाई उच्चारित भाषा क्या है, उच्चारित भाषा समाज में सबसे ज्यादा बोली जाती है। लिखित भाषा की विशेषता क्या भाई, लिखित भाषा क्या है, लिखित भाषा को समाज ज्यादा प्रामाणिक मानता है ना, ज्यादा सही मानता है। उच्चारित भाषा की विशेषता क्या, उच्चारित भाषा की विशेषता, उच्चारित भाषा हम लोग यानी हम लोग स्वतः सीख लेते हैं, उसके लिए स्कूल कॉलेज नहीं जाना पड़ता है। लिखित भाषा की विशेषता क्या है, लिखित भाषा को भाई क्या होती है, लिखित भाषा समाज को ज्यादा प्रामाणिक मानता है। लिखित भाषा में ही कविता कहानी लिखी जाती है, लिखित भाषा से ही किसी समाज का विकास होता है। लिखित भाषा में जो चीजें लिख दी जाती हैं वो लंबे समय तक हमको याद रहती हैं, ये लिखित भाषा की विशेषता है। उच्चारित भाषा की विशेषता क्या है, उच्चारित भाषा भाई समाज में सबसे ज्यादा बोली जाती है। कोई भी समाज हो सबसे पहले बोलना सीखता है। किसी बच्चे के जन्म तो बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है, उच्चारित भाषा सीखता है, बाद में वो लिखित भाषा को सीखता है। तो उच्चारित और लिखित भाषा वाला जो मैंने बताया, इसमें आप इसकी विशेषता भी लिख सकते हो आराम से बना करके। आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली इसमें आपको ज्यादा नहीं रहेगी जहां तक मुझे लगता है। ये भी इजी क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो दूसरा चैप्टर और पहला चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको इसको करके जाना ही जाना है। उच्चारित भाषा के प्रकार क्या है, यानी उच्चारित भाषा का उद्देश्य क्या है, प्रकार का मतलब भाई मेरे उद्देश्य। ठीक है, उच्चारित भाषा क्या है, यानी उच्चारित भाषा जो होती है वो अगर हम उसकी बात करें, उसमें हम अपनी बात को वाक्य के माध्यम से बोल करके प्रकट करते हैं, और समाज में बोलने वालों की संख्या पढ़ने वाले की तुलना में कहीं अधिक है। भैया समाज में सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है, लिखने वाली की संख्या कम होती है। अतः कहा जा सकता है कि उच्चारित भाषा का भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। भाई उच्चारित भाषा बोलने वाली की संख्या ज्यादा है, ये है। आज हिंदी भाषा को देखिए, अगर तो पूरे भारत में हिंदी अलग अलग तरह से बोली जाती है, लेकिन लिखने में अलग बोली जाती है ना, लेकिन हिंदी का विस्तार बहुत ज्यादा है। देख रहे हो क्या है, उच्चारित भाषा की विशेष, एक प्रकार से आपको पता नहीं उच्चारित भाषा की विशेषता क्या, उद्देश्य क्या है। भाई उच्चारित भाषा को हम लोग स्वतः सीख लेते हैं,
उच्चारित भाषा जो होती है उसको आस पड़ोस में सीख लेते हैं। बच्चे का जब भाई जन्म होता है सबसे पहले बच्चा उच्चारित भाषा को सीख लेता है। उच्चारित भाषा, समाज में कोई भाषा ही सबसे पहले उच्चारित आती है, उसकी बाद में उसकी क्या है, लिखित भाषा आती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई मेरे, ठीक है, इसको करके जाना है। अब लिखित भाषा की क्या उद्देश्य है? तो वो लिखित भाषा जो भाई स्मृति में सहायक होती है। जब हम किसी चीज को लिख लेते हैं तो हमारी स्मृति में सहायक नहीं, मेमोरी में, समझ लो, याददाश्त में इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लो कि मैं कोई चीज को भूल जाता हूँ, अगर मैं उस चीज को लिख लूंगा तो भाई अब मुझे याद रहेगा ना, तभी तो मैं आपको लिखने के लिए बताता हूँ। जो हमारी लिखित भाषा उसका संप्रेषण का विस्तार बहुत बड़ा है। लिखित भाषा भैया एक प्रकार से एक देश से दूसरे देश में भेजी जाती है। अब जैसे मान लो कि भाई इग्नू की किताबें हैं, दूर दराज के इलाकों तक भेजी जाती हैं। व्हाट्सएप पर जो मैसेज है, देखो कोई दिल्ली में बैठा है और बिहार के आदमी को मैसेज कर दिया, क्या है, नहीं, जो लिखित भाषा होती है इसका संप्रेषण का जो विस्तार है बहुत ज्यादा होता है, समझ लो। जैसे जैसे अगर आप देखेंगे, जो हमारी लिखित भाषा होती है उसके उसके कौन कौन से माध्यम, जब हम लिख करके, जैसे पेन के माध्यम से, पेपर के माध्यम से हम लोग को लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पर लिखते हैं, ठीक है, या इंस्टाग्राम पर हम लोग लिखते हैं, बातचीत करते हैं, चैटिंग करते हैं। इसका माध्यम क्या है, भेजने के लिए हम लोग कागज और पेन पर भी लिखते हैं, ठीक है। इसके जरिए हमारी क्या जो उच्चार लिखित भाषा होती है उसका भाई एक प्रकार से सामाजिक नियंत्रण की भाषा है, यानी समाज जो है लिखित भाषा को ज्यादा प्रमाणिक मानता है। हमारा जो समाज है लिखित भाषा पर ज्यादा विश्वास करता है, क्योंकि भाई कहा जाता ना, सुनी सुनाई बातों पर कोई भरोसा नहीं करता है। इस समाज को नियंत्रण की भाषा है, यानी कोई व्यक्ति, अगर आप समाज की बात करें तो हर कोई व्यक्ति लिखी हुई बातों पर ज्यादा भरोसा करता है, बल्कि बोली यानी उच्चारित भाषा पर नहीं। कोई व्यक्ति अपनी जो प्रतिक्रिया है, कोई भी चीज है, वो लिखित में होती है। और भाषा जब लिखी जाती है तो भाषा में एक प्रकार से सुंदरता आती है। देखो, लिखित भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि भाई कविता हो, कहानी हो, निबंध हो, लोक कुछ भी हो, जीवनी हो, उपन्यास हो, भाई हर लिखा ही जाता है। लिखित भाषा साहित्य की भाषा है। अगर लिखित भाषा नहीं तो भाई साहित्य नहीं होगा, कविता कहानी नहीं होगी, लिखी नहीं जाएंगी। लिखित भाषा की क्या बहुत ज्यादा विशेषता है। तो आपके लिए एग्जाम में लिखित भाषा और मौखिक भाषा को लेकर के, यानी जिसको हम उच्चारित भाषा बोलते हैं, एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। और इस क्वेश्चन पे आने की क्या सबसे ज्यादा संभावना भी रहती है, ठीक देखिएगा। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 क्या है, आंगिक भाषा और संप्रेषण। आंगिक भाषा एक प्रकार से तो भाई मेरे बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें जैसे हाव भाव क्या होता है और आंगिक भाषा क्या होती है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आती हैं, ज्यादातर पूछी जाती हैं। तो जैसे हम लोग हाव भाव की बात करेंगे, हाव भाव क्या है, हाव भाव देखो, हाव भाव वह आंगिक चेष्टाएं हैं जो मौखिक के साथ साथ संप्रेषण में हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे नहीं कहने में सिर्फ, जैसे मान लो कि मैंने आपसे पूछा खाना खा लिया, आपने नाम में सिरला दिया, इसका मतलब आपने खाना नहीं खाया, हाव भाव क्या है। जैसे मैंने उसको भगा दिया है, जैसे भाई कोई दूर से हाथ का संकेत कर रहा है, इसका मतलब भाई मैंने उसको भगा दिया। मैं तुमको मारूंगा, जैसे हम लोग, जैसे मान लो कि कई बार कोई हमको मुक्का दिखा रहा है, मुक्का नहीं दिखाता कोई, इसका मतलब क्या है, मैं तुमको मारूंगा, यानी मारने का संप्रेषण है, ठीक है। जैसे हाँ की मुद्रा में 3-4 बार, जैसे जैसे आपने पूछा तुमको मेरा काम, तुमको मिल गया क्या, मान लो भाई तुमको कि मैंने किताब दी थी, किताब तुमको मिल गई क्या, तो व्यक्ति क्या हाँ में सिर हिलाता है, ये क्या है, उसको भाई मिल गया, ये क्या एक प्रकार का हमारा हाव भाव है ना। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, उसको तुम मना कर, ऐसे 3-4 बार हाथ हिलाओ, भाई इसको मत करो, क्या नहीं, बाहर करके हाथ की हथेली खोल करके हम बाएं और दाएं से 3-4 बार, जैसे हम लोग किसी से नमस्ते करते हैं, कई बार नमस्ते में हम सिर्फ हाथ जोड़ लेते हैं, व्यक्ति को पता चलता है उसने हमें नमस्ते कर लिया। अब जैसे मुसलमानों में क्या होता है, तो क्या उसमें अस्सलाम, जैसे हम लोग क्या कर लेते हैं कि अपने हाथ को सिर पे जाकर के लगा लेते, इसका मतलब क्या आप भाई अस्सलाम वालेकुम नमस्ते कर रहे हो, ठीक है, प्रणाम कर रहे हो, जो कुछ भी है, ठीक है, क्या है, एक प्रकार का हमारा हाव भाव है। हाव भाव को और मैं आप सबको कैसे बता सकता हूँ, आइए एक बात सुनना, कि तुम सब लोगों ने भाई जो पिज्जा आता है, पिज्जा के सामने तुम सबने देखा होगा कि वहां पर एक बच्चा है, बच्चे का फोटो है, उसका फेस देखो, उसका हाव कैसा, हाव भाव क्या है। ये जो बच्चा पिज्जा को खा रहा है, बर्गर बर्गर के सामने वो लड़के का फोटो आता, मोटा सा बच्चा है, गोरा गोरा मोटा सा है, ठीक है, तो बर्गर को खा रहा है, उसकी आंखें देखो, उसका फेस का इंप्रेशन क्या है, ये बता रहा भाई बर्गर का स्वाद बहुत बढ़िया है। देखो अगर कोई तुम नमकीन खरीद के लाओ, तो अगर वो नमकीन है, उस पर अगर कोई लड़की का फोटो है, देखो उसका तीखा है, नमकीन है, चटपटा है, उसके हाव भाव से ही पता चल जाता है। जैसे मीठा है तो मीठे का हाव भाव अलग है,
नमकीन है तो नमकीन का हाव भाव अलग है, वो हाव भाव नहीं दिखाई देता है। समझे? किसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, हाव भाव कहते हैं। समझ रहे हो? जैसे जैसे मान लो भाई तुम किसी के घर गए और आदमी का तुमको देख करके आदमी का स्वभाव बदल गया, तो आदमी कहते हैं भैया हम उनके घर गए थे उन्होंने मुंह फुला लिया। समझ रहे हो? ये क्या है? हाव भाव है। हाव भाव को बताओ। जैसे मान लो तुम्हारे पापा आए, तुम्हारे पापा गुस्से में हैं, तुम्हारे पापा नाराज हैं, ये तुमको पता चल जाएगा, क्योंकि उनका हाव भाव बदल जाएगा, उनका बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगा। अरे तुम सबने क्रिकेट में नहीं सुना होगा कि भाई आज जो हमारी भारतीय टीम खेल रही है, इसके कंधे हाव झुके हुए लग रहे हैं, हार जैसे कोई टीम हारने लग जाती क्रिकेट में, वही उसके कंधे दुख जाते, उसके हाव भाव बदल जाते व्यक्ति के। समझ लो? यही होता है। हाव भाव एक प्रकार से हम लोग जब कुछ भी नहीं बोलते हैं, तब भी कोई व्यक्ति हमारी, जैसे मान लो मैं नाराज हूँ, तो तुमको मेरे हाव भाव से पता चले कि मैं आपसे नाराज हूँ, या मैं दुखी हूँ, या मैं उदास हूँ। ये हमारे हाव भाव से ही क्या भाई पता चल जाता है। समझ लो? जैसे उसने मुझे इशारे से बुलाया, जैसे कई बार कोई व्यक्ति दूर जा रहा है तो हम लोग इशारे से बुला नहीं लेते हैं, ये भी एक प्रकार क्या भाई मेरे हाव भाव है। हाव भाव अलग अलग प्रकार का होता है। अगर आप देखोगे, जैसे हम लोग किसी से टाटा करते हैं, देखोगे ऐसे जैसे कोई दूर जा रहा है तो हम लोग टाटा नहीं कहते हैं, हाथ लेते हैं और हाथ को खड़ी उंगली में हिला देते, देखा होगा ना? इस प्रकार से ये टाटा करने का संकेत है। क्या है? ये टाटा करने का संकेत है भाई। अगर किसी को हम बाय बोलते हैं तो बाय बोलते हैं, बाय करो, ऐसे ऐसे कर नहीं देते। एक प्रकार का सांकेतिक भाषा है। जैसे ये क्या है, यानी ये क्या है, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, किसी को ऐसे, जैसे हम लोग कई बार उंगली नहीं दिखाते, वो देखो, ठीक है। और कई बार हम किसी से हाथ, जिसे हम प्रसाद लेते हैं, तुम देखा जैसे हम लोग मंदिर वंदिर में हम लोग प्रसाद लेते हैं तो हाथ ऐसे फैला नहीं देते, समझो भाई प्रसाद दे दो ना, इस प्रकार से होता था। जैसे लाओ, जैसे हम लोग टाटा करते हैं। कई बार जैसे हम लोग हाँ में सिला, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछा भाई आपने खाना खा लिया क्या, तो तुमने हाँ में सिर हिला दिया, इस समय भाई आपने खाना खा लिया है। क्या है? ये हमारे हाव भाव हैं। क्या है? हाव भाव, जिसमें हम लोग बोलते नहीं है, बल्कि अपने अंगों के जरिए। देखो देखो ट्रैफिक जो हवलदार है, देखो ट्रैफिक हवलदार है, ठहरो, आगे मत बढ़ो, ये आपको रोक देगा ना, ठहर ऐसे हाथ करके दिखा देता ना, सारी गाड़ी वाड़ी रुक जाती है, आगे जानी बंद हो जाती है ना, उसका हाव भाव है। जैसे हम जी ए विक्ट्री का साइन, ए विक्ट्री का साइन है, दिखाओगा, ये दो उंगली उठा करके बी बनाना, बी का आकार में विक्ट्री का साइन है, जैसे कोई जीत दर्ज करता है। जो इलेक्शन किसी ने जीत लिया है, किसी ने चुनाव जीत लिया है, किसी ने परीक्षा में प्रथम आ गया, जीत का निशान होता है, विक्ट्री का साइन होता है, यानी जीत का निशान है। ठीक है? जैसे कोई ऐसे तुमको मना कर रहा, ऐसे रोक रहा है, तो कई बार हम हाथ, भाई चुप रहो, रुको, ऐसे हम लोग हाथ नहीं करते, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, हाथ नहीं करते, हाथ खड़ा करके ऐसे दो तीन बार हिलाते हैं, भाई चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ठीक है? क्या आप मुझे अपनी गाड़ी ले जाने के लिए लिफ्ट दे सकते हैं? हम लोग हाथ देखो, जब हम लोग रास्ते में खड़े होते हैं, हम लोग गाड़ी को कैसे रोकते हैं? ऐसे हाथ दिखा के रोकते हैं ना, गाड़ी रुक जाती है ना। जैसे मैं खड़ा हूँ, बस रोडवेज जा रही है, तो मैं रोडवेज का ऐसे हाथ दे करके, जैसे मान लो तुम बाहर खड़ी हो, ऑटो जा रहा है, तो ऑटो वाले को हाथ नहीं देते, ऐसे रुक जाता है। ये क्या है? एक प्रकार का आंगिक संप्रेषण है। देखो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बता दिया ऑटो वाला रोकने वाला। जैसे मान लो तुम जा रहे हो भाई, तुम रास्ते में खड़े हो, ऑटो आ रहा है, तो ऐसे हाथ दे करके हम लोग रुकवाते नहीं है। क्या है? ऑटो वाला समझ जाता कि आपको बैठना है, आपको कहीं जाना है, ऑटो वाला तुरंत रोक देगा। अब चाहे तुम जाओ मत जाओ, वो कहीं और जाओ। ठीक है? क्या होता है? ये हमारे हाव भाव हैं। क्या है? ये हमारे हाव भाव है, जिसमें हम बिना बोले और बिना लिखे अपनी बात को कह रहे हैं। यही हमारा हाव भाव होता है, यही हमारे क्या होते हैं भाई, आंगिक संप्रेषण होता है। अगला क्या है? जैसे मुझे आंख मत दिखाओ, जैसे मैं कोई तो आपको आंख दिखा रहा, मुझे डांटो मत, मुझे आंख मत दिखाओ ना। जैसे 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 कोई व्यक्ति दुखी हो, तो तुम बोलोगे भाई मुंह लटकाए क्यों खड़े हो, हमें पता चल जाता। कई बार हमारे जो हाव भाव होते हैं, हम किसी दूसरे के सामने नहीं कहते, फिर भी हमारा हमें दूसरा व्यक्ति पहचान ले। जैसे कोई व्यक्ति तुमसे नाराज है, तो तुम जान जाओ भाई ये आदमी नाराज है हमसे, पता चल जाता ना। तो ये हमारे हाव भाव से पता चलता, हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता भाई मेरे। पता नहीं चलता, बताओ। जैसे कोई आदमी हाथ मल रहा है, तो भाई आदमी बोलेगा भैया क्यों पछता रहे हो यार, बोलता है ना, ये सब होता है ना। जैसे हाँ में सिर हिलाना, फुसफुसा करके बोलना, ये सब क्या है? ये हमारे आंगिक हाव भाव है भाई मेरे। आंगिक भाषा कहते, बॉडी लैंग्वेज होती भाई मेरे आंगिक। जैसे कोई व्यक्ति अगर शर्मा रहा है, तो तुम शर्मा क्यों रहे हो यार, पता नहीं चल जाता। ठीक है? जैसे कोई व्यक्ति प्यार घृणा कर रहा तुमसे, अरे इनको देख करके तो मेरा खून घट जाता, तो क्या है? एक प्रकार की आंगिक भाषा है। जैसे किसी व्यक्ति से अगर आपको प्यार है, ठीक है, तो आपको उससे बात करने का तौर तरीका बदल जाएगा, आपके हाव भाव से बदल जाएंगे।
ये आपकी क्या भाई आंगिक भाषा है। क्या होती है? आंगिक भाषा है। ठीक है। आंगिक भाषा एक प्रकार का बॉडी रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कई बार अगर हम लोग गुस्से में रहते हैं तो हमारा शरीर लाल हो जाता है, या हम अपना दांत पीसने लग जाते हैं, या हम अपने हाथों को ऐसे, उंगलियों को ऐसे मुट्ठियों को भींच लेते हैं। क्या है? गुस्से में हम लोग ऐसा करते हैं। ये क्या है? एक प्रकार की हमारी आंगिक भाषा है। ये बताऊं, जैसे मान लो कि तुम दो दोस्त हो, जैसे मान लो एक कोई व्यक्ति भाषण कब खत्म हो गया, जैसे मान लो कोई नेता भाषण दे रहा है, ये आदमी ऐसा बैठा है, इसका मतलब क्या है? होता है अरे यार बड़ा बोरिंग हो रहा, कब भाषण खत्म होगा, मैंने तो यह सोचा ही नहीं था, जैसे ये आदमी कर रहा है ऐसे, मैंने तो यार सोचा नहीं था ये कैसे हो गया। अब देखो, बिल्कुल गलत कह रहे हो आप, जैसे आदमी कह रहा है ना, इस प्रकार से क्या हमारी आंगिक भाषा है। अब देखो, जिसे मान लो ये दोनों बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, देखो ये थोड़ा दूरी है इनमें, इसका मतलब क्या है? दोस्त हो सकते हैं लेकिन बहुत जिगरी दोस्त नहीं है। लेकिन देखो ये देखो कितना दूर है। देखो दो लोग आपस में जब बात करते हैं तो उनके बीच में जो डिफरेंस है, दूरी है, उससे पता चलता है कि वो सच में दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं, या भी नए नए हैं, बने हैं। कैसे पता चल जाएगा ना? अगर कोई व्यक्ति मेरे से बहुत सट करके खड़ा हुआ है तो मेरा बहुत अच्छा खासा जानकार है। अगर कोई व्यक्ति मेरे से थोड़ा दूर खड़ा है तो हमको पता नहीं चल जाता कि भाई वो मेरा थोड़ा कम जानकार होता नहीं, घनिष्ठ मित्र है या खाली मित्र है, इससे पता चल जाता ना, अंदाज से वो कई बात होता। देखो आदमी का अंदाज अलग है, बैठने का, वे बैठने का तौर तरीका से भी हम लोग को पता जाता ना। ये आदमी के देखो, ये आदमी बिल्कुल नॉर्मल खड़ा, बेचारा डर रहा है, ये कांप रहा है, देख रहे हो? इस आदमी देखो, एक इस क्या है, जैसे कोई गरीब आदमी जाता था ऐसे हाथ बांध के खड़ा था, बाबू साहब कुछ पैसा वैसा दे दो ना। ये आदमी का सरकारी अधिकारी ऐसे बैठता, हाथ बांध के खड़ा रहता, समझ होता नहीं, देखा होगा तू ना। जैसे हमारे खड़े होने का जो अंदाज है, हमारे हाव भाव को बोलता है, हमारे खड़े होने का जो अंदाज है वो बता देता है, समझ रहे हो? जैसे कोई व्यक्ति ऐसे पैर पे पैर रखकर हम लोग बैठते हैं ना, क्या है? एक प्रकार का हमारा हाव भाव है, देख रहे हो? ये हमारा हाव भाव होता है, ये सब हाव भाव है भाई, आंगिक संप्रेषण है। मुखाकृति, मुखाकृति बता, जैसे आप लोग इमोजी नहीं भेजते हो, इमोजी से पता है भाई आदमी दुखी है, नाराज है, खुश है, क्या है? ये हमारे एक प्रकार के हाव भाव है। ठीक है। फेस एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन नहीं, जैसे जैसे मान लो भाई तुमको तीखा लग गया, जैसे तुम कोई नमकीन खरीद करके लाओ, भाई मेरे नमकीन का पैकेट कैसा नमकीन, मीठी है, तीखी है, चरचरी है, तो उस पर फोटो छपा रहता है, उससे बात समझ जाते हो ना। ये हमारा भाई आंगिक संप्रेषण है और आंगिक भाषा है, काफी इंपॉर्टेंट है। अरे पेपर में आपको करके ही आना है, कोई भी छोड़ करके नहीं जाएगा, जो मैं आप सबको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला देख लेते। देखिएगा, अगला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 क्या है? संप्रेषण के विविध रूप। जिनमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे साक्षात्कार क्या है। साक्षात्कार का एक प्रकार क्या होता है भाई मेरे, जो हम लोग इंटरव्यू देते, पहले तो समझ लो साक्षात्कार को इंग्लिश में इंटरव्यू होते हैं। साक्षात्कार कई प्रकार का, जैसे नौकरियों के लिए होता है, अलग अलग प्रकार की नौकरियों को अलग अलग प्रकार से होता है। साक्षात्कार के कौन कौन से रूप हैं? और संवाद क्या होता है? संवाद यानी बातचीत। संवाद कई प्रकार, जैसे दो देशों के बीच में संवाद होता है, दो कलाकारों के बीच संवाद होता है, जो लोग फिल्मों में जो हीरो बोलते हैं, जो डायलॉग बोलते हैं, उसको भी हम लोग संवाद बोलते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर लोग संवाद करते हैं, जैसे बातचीत करते हैं। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संवाद होता है, फिल्मों में नाटकों में संवाद होता है, जो हीरो बोलते हैं उसको संवाद बोलते हैं। साहित्य के क्षेत्र में जैसे एक लेखक दूसरे लेखक में जो डिबेट होती है, उसको भी हम लोग संवाद ही कहते हैं ना। और सामाजिक आदान प्रदान क्या है? सामाजिक आदान प्रदान एक प्रकार से कहते हैं, जो लोग हम एक दूसरे से मिलते हैं, भाई नमस्ते नमस्कार करते, प्रणाम करते, सामाजिक शिष्टाचार है। जो हमारे रीति रिवाज हैं, उसमें भी हमारा सामाजिक आदान प्रदान होता है, हम लोग मिलकर के तीज त्योहार को मनाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के बीच में जो सामाजिक आदान प्रदान होता है, और जो हमारे जो व्यवसाय है उसमें भी बहुत ज्यादा हमारा सामाजिक आदान प्रदान होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अरे क्वेश्चन अगर है संप्रेषण के विविध रूप ना, लगभग जो सूरम बता रखा वही लिख कर देना भाई मेरे। ठीक है, अब देखो साक्षात्कार क्या है। साक्षात्कार को आमतौर पर दो व्यक्तियों के बीच होने वाला आदान प्रदान है, परस्पर। साक्षात्कार का साक्षात्कार में कहता भाई दो व्यक्ति बैठे हैं, एक व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहा है और दूसरा व्यक्ति आंसर दे रहा है। ये लगातार प्रक्रिया चलती, जिसमें एक पक्ष सवाल पूछता है और दूसरा पक्ष जवाब देता है। मोटे तौर पर साक्षात्कार में 5 चीजें होती हैं। साक्षात्कार क्या है? दो व्यक्तियों के बीच में होने वाली बातचीत है। साक्षात्कार क्या होता है भाई मेरे? दो इंसान यानी दो व्यक्तियों के बीच में होने वाली बातचीत है, जिसमें एक व्यक्ति सवाल पूछता है और दूसरा व्यक्ति सवालों का जवाब देता है, और ये जो प्रक्रिया जो प्रोसेस है, यह लगातार चलता रहता है।
साक्षात्कार के 5 सिद्धांत। साक्षात्कार में 5 चीज होगी। सबसे पहला औपचारिक संप्रेषण था। साक्षात्कार में एक प्रकार से बातचीत होती है और साक्षात्कार में क्या था, एक तरफ से सवाल पूछे जाएंगे, दूसरा तरफ से जवाब दिया। और एक क्या था, एक प्रकार से संप्रेषण होता है, बातचीत होती है। इसमें व्यक्ति अपनी बात को किसी दूसरे के सामने व्यक्त करता है। दूसरा संवाद होता है। साक्षात्कार परस्पर चलता है, लगातार चलता है। जैसे इधर से क्वेश्चन पूछे गए, उधर से आंसर आया, फिर क्वेश्चन पूछा गया, फिर उसने आंसर दिया। अरे यानी जो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है, उसमें जो बातचीत है, संवाद यानी जो बातचीत है, वह परस्पर यानी लगातार होती, कंटिन्यू चलती रहती है। जैसे ऐसा क्वेश्चन पूछा, आपका क्या नाम था, उसने बताया मेरा नाम राहुल है। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने बोला मैंने ग्रेजुएशन कर रखा। राहुल ने बताया ग्रेजुएशन कर रखा है। आपके पास कोई एक्सपीरियंस है क्या? राहुल ने बोला मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है। आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं? मैं 25,000 सैलरी एक्सपेक्ट करता हूँ। तो बोलेगा मैं आपको 20,000 सैलरी दे सकता हूँ। बोले सर आप 20,000 दे दीजिए। आप कुछ सवालों के जवाब देंगे। बोले सर बताइए क्या क्या आपके सवाल हैं। तो क्या है, यानी जो हमारा साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, उसमें लगातार बातचीत होती, कंटिन्यूअस चलता रहता भाई मेरे, लगातार होगा। और साक्षात्कार में 2 पक्ष होंगे, एक सवाल पूछेगा, एक जवाब देगा। अकेला आदमी का साक्षात्कार नहीं होता भाई मेरे। साक्षात्कार में 2 लोग शामिल होते ही होते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। कई बार इंटरव्यू में 4-5 आदमी मिलकर के एक आदमी का इंटरव्यू लेते, देखते हैं। जैसे आईएएस और आईपीएस का होता है। किसी किसी कंपनी में बड़ी बड़ी पोस्ट पर जब इंटरव्यू होता है तो कई लेवल का इंटरव्यू होता है भाई मेरे। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड होता है, इंटरव्यू होता है। ठीक है। साक्षात्कार में 2 पक्ष होता है, एक तरफ से सवाल पूछा जाता है और दूसरे तरफ से व्यक्ति क्या करता है भाई मेरे, जवाब देता है, उसका रिप्लाई देता है। साक्षात्कार हमेशा किसी न किसी विषय पर होता है, फालतू चीजों पर साक्षात्कार नहीं होता है। साक्षात्कार के लिए कोई ना कोई विषय होगा भाई, टॉपिक होगा। ये नौकरी के लिए साक्षात्कार का है, रोजगार के लिए साक्षात्कार है, या किसी गंभीर विषय पर साक्षात्कार। और साक्षात्कार हमेशा प्रश्नोत्तर शैली, क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। एक तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है साक्षात्कार में और दूसरी तरफ से उसका आंसर दिया जाता है। जैसे पूछेगा आपका नाम क्या है, आप कहाँ तक पढ़े हैं, आपको कितनी सैलरी चाहिए। इस प्रकार से इंटरव्यू में तो सवाल पूछा जाता है ना, यानी उसमें क्वेश्चन आंसर की टाइप से साक्षात्कार होता है। यानी इसमें एक तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है और दूसरे तरफ से क्या भाई, आंसर दिया जाता, रिप्लाई किया जाता है। ये हमारा साक्षात्कार होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कह सकते हो। साक्षात्कार जो होता है, कई प्रकार का साक्षात्कार होता है। जैसे नौकरियों के लिए भी इंटरव्यू भाई मेरे खूब होता है, नौकरी के लिए। जैसे कंप्यूटर एग्जाम है, जैसे आईएएस होता है, आईपीएस होता है, इसके लिए भी साक्षात्कार होता है। जैसे जो व्यावसायिक सेवा है, जैसे आप डॉक्टर बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, इनका भी इंटरव्यू होता है, अलग प्रकार से होता है। और जो शैक्षिक सेवा, जैसे आपको टीचर बनना, अध्यापक बनना है, तो आपका भी साक्षात्कार इंटरव्यू होगा। यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आदि परीक्षाओं के लिए भी इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है। अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, जिसके लिए आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपको अध्यापक बनना है, टीचर बनना है, इसके लिए भी आपका इंटरव्यू लिया जाता है भाई मेरे। चाहे तुम किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ चाहे सरकारी में, इंटरव्यू आपका होगा ही होगा, जहां पर आपसे सवाल क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ये हमारा साक्षात्कार अलग अलग प्रकार से होता है ना। अगर आप देखेंगे हर एक क्षेत्र में साक्षात्कार आप देखेंगे ना, होता ही होता है भाई मेरे। अगला देखिए संवाद क्या है। संवाद संप्रेषण का एक माध्यम है। संवाद वास्तव में, हम लोग जब सुबह उठते हैं और रात के सोने तक हम किसी न किसी तरह से बातचीत करते रहे। संवाद भाई एक प्रकार से बातचीत है। संवाद का एक रूप होता है वार्तालाप यानी बातचीत। जब हम सुबह उठते हैं और रात तक चलता था हमारा संवाद। जब हम लोग सुबह उठते तब से हमारा संवाद शुरू होता है और जब तक हम रात में सोते नहीं तब तक हमारा संवाद चलता ही रहता है। साहित्यिक कृतियों में संवाद को यानी कथोपन कथक रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ जीवन के व्यापक मानवीय संप्रेषण में संवाद की अवधारणा विचार करें। मोटे तौर पर संवाद 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में बातचीत है। संवाद जो है 2 व्यक्तियों के बीच में होता, बातचीत होती है। और 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में संवाद होता है। संवाद कैसे होता है? 2 देशों के बीच में होता है। जैसे मान लो प्रधानमंत्री मोदी कहीं गए और भाई दूसरे देश का भी प्रधानमंत्री है, तो उन देशों दोनों प्रधानमंत्री जो बातचीत है उसको भी हम संवाद कहते हैं। अगला जो साहित्यकार हैं, जो लेखक है, उनमें भाई संवाद होता है। जैसे प्रेमचंद है, ठीक है, और दूसरा कोई लेखक है, उनके बीच में जो बातचीत उसमें भी संवाद होता है ना, बातचीत होती ना।
अरे संवाद हो, जो तुम टीवी में लोग देखते हैं, जो डिबेट नहीं होता है, जो आम आदमी पार्टी का जाएगा, भाजपा का जाएगा, कांग्रेस का जाएगा, और एक टीवी का रिपोर्टर होगा, फिर बात, वो भी संवाद ही होता भाई मेरे। उसी प्रकार से फिल्मों नाटकों में संवाद होता ना, जो हीरो डायलॉग बोलता है उसको भी हम लोग क्या बोलते भाई, संवाद ही बोला जाता है उसको, वो भी बातचीत है। विज्ञान के क्षेत्र में भी संवाद बहुत ज्यादा होता ना, कहते नहीं लोग, संवाद करते, बातचीत करते ना, करते नहीं। एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट से वार्तालाप करता है, भाई आपने कैसे एक्सपेरिमेंट किया है, आपने कैसे प्रयोग किया है, आपका प्रयोग कैसा है, आप साबित कीजिए, क्या एक प्रकार का संवाद है। विद्वानों में संवाद होता है भाई, वे बातचीत होती है। अगला व्यक्तिगत स्तर पर संवाद होता है, जैसे भाई शादी विवाह, तो उसमें भी संवाद नहीं होता, बातचीत नहीं होती, तुम सबने देखा होगा ना, शादी विवाह जब फिक्स होता है उसमें लड़का लड़की एक दूसरे में, लड़के के घर वाले लड़की के घर वाले संवाद करते, बातचीत करते हैं, क्या है ये, संवाद ही तो है, ये वार्तालाप ही तो है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में इसकी भी आने की भाई मेरे संभावना रहेगी रे। अगला सामाजिक आदान प्रदान है, यानी हम लोग जो समाज में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, नमस्ते नमस्कार करते हैं, होली दिवाली में जो एक दूसरे के हम लोग बेस्ट विशेष देते हैं, वही हमारा भाई मेरे सामाजिक आदान प्रदान होता है। समझ रहे हो, यही हमारा सामाजिक आदान प्रदान है। सामाजिक आदान प्रदान भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ये सामान्य शिष्टाचार, जो सामान्य सामाजिक आदान प्रदान, जैसे तुम सुबह जा रहे हो, कोई मिला, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, क्या है, ये सामाजिक आदान प्रदान है। शादी विवाह में भाई सामाजिक आदान प्रदान को, जो हमारी रस्में होती है, रीति रिवाज, सामाजिक आदान प्रदान होता है। उच्च क्षेत्र में भी सामाजिक आदान प्रदान होता है, जो एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य से मिलता है, जो बातचीत करता है, भी सामाजिक आदान प्रदान है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक आदान प्रदान होता है ना, जो भाई हम लोग दूसरे देशों का खाना खा रहे हैं, जो आज हमारे देश में वही का पिज्जा खाया जाता, बर्गर खाया जाता, देखो सामाजिक आदान प्रदान हुआ ना। हम लोग अब क्रिसमस मनाते हैं और बाहर के लोग हमारे दिवाली वाली मनाते, क्या सामाजिक आदान प्रदान है ना। व्यवसाय के क्षेत्र में खूब सारा सामाजिक आदान प्रदान होता है, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी जो बातचीत करता, भाई क्या है, सामाजिक आदान प्रदान है ना। होता कि नहीं होता बताओ, इस तरह का हमारा क्या भाई सामाजिक आदान प्रदान है, जो काफी इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आ सकता है, इसलिए इसको करके भी जाना आपके लिए जरूरी है, इसको पढ़ के 100% जाइएगा, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको सारा पढ़ा दूंगा, ठीक है। देखिएगा, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा पत्र लेखन औपचारिक। अगर आप देखें पत्र लेखन के कितने प्रकार हैं, तो अगर हम पत्रों की बात करें तो पत्र के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कितना प्रकार होता है भाई, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। लेकिन पत्र और भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे बधाई पत्र होता है, निमंत्रण पत्र होता है, सरकारी पत्र होता है, अर्ध सरकारी पत्र होता है। काफी इंपॉर्टेंट सरकारी अर्ध सरकारी, जो कि एग्जाम में आने की ज्यादातर संभावना रहती है। अगर आप बात करेंगे, देखो देखो आप देखो पत्रों के विभिन्न प्रकार, भैया पत्र कितने प्रकार का, देखो निजी पत्र, पारिवारिक पत्र, निमंत्रण पत्र, निमंत्रण वही जो शादी विवाह वाला छपता है, ठीक है। आवेदन पत्र नौकरियों के लिए, संपादक के नाम, जैसे न्यूज़पेपर में कोई खबर वबर छपवानी है ना, जैसे आपके गली मोहल्ले में कोई समस्या है, ठीक है। व्यवसायिक पत्र यानी जो व्यापारी पत्र लिखते हैं, सरकारी पत्र यानी जो सरकारें लिखती हैं उसको बात करते हैं, अर्ध सरकारी पत्र, ठीक है। उसी प्रकार से पत्रों को हम दो रूप में बांट सकते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र क्या है, सरकारी या कार्यालय स्तर पे लिखे गए हुए सरकारी गैर सरकारी पत्र, जिसमें लिखने वाला व्यक्ति अनेक प्रकार की औपचारिकताओं का निर्वाह करना पड़ता है, उसे हम औपचारिक पत्र बोलते हैं। यानी औपचारिक पत्र जो होता है वह किसी पद पर बैठे व्यक्ति को लिखा जाता है, जो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, वह कोई सगा संबंधी नहीं है, यानी वो व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन है, जैसे प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हो, प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हो, विधायक को पत्र लिख रहे हो, थाना इंचार्ज जो है पुलिस में है उसको पत्र लिख रहे हो, आप यूनिवर्सिटी के चांसलर को पत्र लिख रहे हो, क्या होता है, ये सारा हमारा औपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र से तात्पर्य है कि एक प्रकार से वह पत्र जिसमें अनौपचारिक कहे जाए, माने यानी परिपाटी की कोई महत्व नहीं है। औपचारिक पत्र जो होता है एक प्रकार का हमारा, एक प्रकार का ऑफिशियली पत्र होता है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें। लेकिन अब देखो औपचारिक पत्र की अगर बात करूं तो औपचारिक पत्र खास तौर से उनको लिखे जाते हैं जो किसी पद पर बैठा है, जैसे प्रिंसिपल है, ये मैंने बात किया। अब हम अनौपचारिक पत्र की बात है। अनौपचारिक पत्र वह होते हैं जो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, जैसे भाई को पत्र लिखना, बहन को पत्र लिखना, ठीक है, माँ को पत्र लिखना, ठीक है, इनको हम लोग किसको लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। देखो अनौपचारिक पत्र के कितने प्रकार हैं भाई, अनौपचारिक पत्र बहुत प्रकार का होता है, जैसे बधाई पत्र है, अनौपचारिक पत्र है। तो
वजह मैं बधाई नहीं देते, जैसे किसी का लड़का वड़का हुआ है हम लोग पत्र लिख करके बधाई देते हैं, भैया लड़का हो गया तुम्हारे लिए बहुत बधाई है। जैसे भाई किसी ने बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली है, मतलब किसी ने यूपीएससी पास कर लिया तो हम लोग बधाई पत्र लिखते हैं। निमंत्रण पत्र होता है, क्या होता है जी, निमंत्रण पत्र होता है। निमंत्रण पत्र क्या होता है भाई, जैसे मान लो भाई किसी के शादी समारोह, शादी में जो कार्ड नहीं आता वो निमंत्रण पत्र ही होता है, ठीक है। अरे वो तो एक प्रकार से व्यवसायिक पत्र होता है, जो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को लिखता है, वो हमारा क्या था भाई, व्यवसायिक पत्र होता है। संपादक के नाम पत्र, जैसे मान लो आपकी गली मोहल्ले में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, या सड़क की समस्या है, इन प्रकार की समस्याओं के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो संपादक है, जो न्यूज़पेपर में जो छापता है, उसका जो एडिटर है, संपादक को इंग्लिश में एडिटर बोला जाता है, एडिटर को संपादक बोलते हैं। हम लोग संपादक को पत्र लिखे, भाई हमारे गली मोहल्ले में पानी की समस्या है, या जो भी समस्या पे डालते हैं, ताकि हमारे गली आसपास की समस्या का समाधान। अनौपचारिक पत्र क्या है, अनौपचारिक पत्र एक प्रकार का सचेत हो, जो जो हमारे सगे संबंधी को लिखता है। और औपचारिक पत्र तुम सबको पता है, औपचारिक पत्र क्या है, जैसे आवेदन पत्र, जैसे नौकरियों के लिए अगर आप लोग कोई पत्र लिखोगे, एक प्रकार का क्या होता है, औपचारिक पत्र होता है, जो आवेदन पत्र होता है ना। जैसे अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए हम लोग लिखते हैं ना, जैसे आप लोग स्कूल पढ़ते हो, भाई छुट्टी के लिए आपको छुट्टी लेनी है तो क्या अवकाश लेना है, क्या होगा उसके लिए, आप औपचारिक पत्र है। आर्थिक सहायता के लिए, जैसे मान लो स्कूल में भाई तुम बड़े गरीब हो और तुमको स्कॉलरशिप चाहिए, तो उसका जो पत्र औपचारिक पत्र होगा। शुल्क, यही शुल्क मुक्ति के लिए, या किसी चीज को मंगवाना, जैसे मान लो मुझे कोई चीज मंगवानी है तो उसके लिए भी पत्र लिखा जाता है, वो भी क्या होता है भाई, मेरे औपचारिक पत्र होता है, समझ रहे हो। अब देखो औपचारिक पत्र लिखा कैसे जाता है, स्कूल में जो औपचारिक पत्र लिखा जाता है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, आपका जो स्कूल है उसका नाम लिखो, और फिर क्या लिखोगे, विषय लिखो, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरे घर पर जरूरी काम है। फिर लिखोगे भाई महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं बीमार, मेरे घर में जरूरी काम है, अतः मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, आपकी ऐसी कृपा होगी, आपका शिष्य, इस प्रकार से लिखा जाता ना। तो ये क्या है, एक प्रकार का हमारा औपचारिक पत्र होता भाई मेरे, जो छुट्टी के लिए हम लोग लिखते नहीं थे, लिखते थे। संपादक के नाम पत्र, संपादक एक प्रकार का जो अखबार का जो जर्नलिस्ट होता है, हम उसको बोलते भाई संपादक। जैसे हमारे गली मोहल्ले में कोई समस्या है, उसको हम करेंगे संपादक के नाम। तो जैसे संपादक नाम पत्र में सबसे पहले अपना पता लिखो, अपना कहाँ रहते हो लिखो, स्थान लिखो, कहाँ से लिखो, डेट लिखो। सेवा में संपादक हिंदुस्तान, जो अखबार है उसको लिखो, जैसे जागरण, नई दिल्ली, जहां से लिख रहे हो। प्रिय महोदय, और फुल पूरा बताओ कि भाई हमारे गरीब मोहल्ले में पानी की समस्या, इसमें बहुदीय लिखा जाएगा, और अपना नाम, और जो गांव आस पास के जो लोग हैं उनके सबके साइन होंगे। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, संपादक को पत्र लिखते हैं, जो अखबार में जो पानी की समस्या है या गली में बिजली की समस्या आस पड़ोस, इस प्रकार से लिखते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट आपके लिए जो पेपर में आता है, जिसकी सबसे ज्यादा संभावना बनती भाई मेरे जो पत्र, वो आपका पत्र रहेगा सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र। अब देखो सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र क्या है, सरकार के कार्यालय से जारी किए गए पत्र सरकारी। भाई सरकार के जो कार्यालय हैं वहां से अगर कोई पत्र जारी किया जाता तो सरकारी पत्र होता है। यह पत्र केंद्रीय और राज्य सरकार और उनसे संबंधित कार्यालय, आयोगों और अर्ध सरकारी आयोगों, गैर सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक निगमों, निकाय द्वारा जारी किया जाता है। ये सरकारी पत्र होता है। सरकारी पत्र में एक प्रकार से औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्राय ऐसे पत्रों का आरंभ ऐसे करते हैं, मुझे यह निर्देश दिया गया है, आपको सूचित किया जाता है। इस प्रकार के सरकारी इस प्रकार के जरिए सरकारी पत्रों हम लोग क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। सरकारी पत्र अलग अलग प्रकार से, जैसे कार्यालय पत्र होता है, ज्ञापन पत्र होता है, ठीक है, प्रशासनिक पत्र होता है, प्रेस विज्ञप्ति होती है, तार होता है, सूचना होती है, नीलामी की सूचना है, निवेदन पत्र है, विज्ञापन पत्र है। एक क्या एक प्रकार का सरकारी पत्र है। सरकारी पत्र कैसे लिखा जाता है, सरकारी पत्र का फॉर्मेट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। सरकारी पत्र में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, मैं बता देता हूँ सरकारी पत्र कैसे लिखा जाए। सरकारी पत्र ऐसे लिखा जाएगा, सबसे पहले पत्र संख्या, सरकारी पत्र की रूपरेखा देखो, सबसे पहले पत्र संख्या लिखो, फिर प्रेषक यानी जो आप भेज रहे हो अपना एड्रेस डालो, फिर नाम तारीख डालो, स्थान कहाँ से, सेवा में लिखना पड़ेगा सरकारी पत्र, निदेशक, ठीक है लिखना पड़ेगा, शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली। फिर सरकारी पत्र में विषय लिखना पड़ेगा, आपका विषय क्या है, आप किस विषय लिखो, फिर महोदय, फिर आपको पूरा सरकारी पत्र में क्या कहना क्या नहीं कहना वो लिखो। और इस सरकारी पत्र में हमेशा बहुदीय लिखा जाएगा, अपना साइन करो,
अपना अपना वो भी आपको मुहर लगानी पड़ेगी, अपना नाम लिखना, आपका पद नाम लिखो। और ये पत्र सरकारी पत्र किस-किस को भेजा गया है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपने कोई चीज़ लगा रखी है, वो भी आप लिख देना। तो सरकारी पत्र का फॉर्मेट बड़ा इम्पोर्टेंट है। अर्ध सरकारी पत्र क्या था भई? वह पत्र जो सरकारी अधिकारी आपस में पत्र व्यवहार करते हैं, उसे हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। अर्ध सरकारी पत्र होता है। अर्ध सरकारी पत्र भी सरकारी पत्र की ही तरह लिखा जाता है, उसमें भी पत्र संख्या होती है, लेकिन इसमें प्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसमें आपका शब्द का प्रयोग होता है, थोड़ा-सा डिफरेंस रहता है। ये जो अर्ध सरकारी पत्र होता है, हल्का-सा अनौपचारिक पत्र की तरह होता है। ठीक है? तो सरकारी पत्र क्या है और अर्ध सरकारी पत्र क्या है? ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको देख लेना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर आ सकते हैं। ठीक है? जो मैंने आपको बताया सरकारी और अर्ध सरकारी आ सकता है।